हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम। हम लोग आज का 10 क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 81। इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बात चल रहा है भाई, देख लो। अलेक्जेंडर रीड, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेविल, जेम्स बुर्गेस एंड वाल्टर एलियट वेर एसोसिएटेड विद। अब देखिए, सिंपल सी बात है। चर्च से तो स्टेब्लिश नहीं थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे में बिल्कुल नहीं थे। ये दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो, या तो प्रेस या तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। इन दोनों में से आपने कोई भी ऑप्शन गेस लिया है विदाउट जानकारी के, तो आपका अप्रोच सही है। ठीक है। पर अगर आपको फैक्चुअली पता है कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन है तो वेल एंड गुड। नहीं पता तो एनी गेस यू हैव टेकन वुड हैव सफाइस्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रेशर। उस प्रेशर में अगर आप इन दोनों में से कोई भी चूजते हो तो आपका लॉजिकल और एलिमिनेशन टेक्निक परफेक्ट है। अब 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ साइट दी है और बताया किस लिए फेमस है। अब देखिए, बेसनगर सबको पता है, बेसनगर इंस्क्रिप्शन फेमस है वैष्णवाइट के लिए। बेसनगर किसका किंग के अंदर आता था, उससे भी आप गेस कर सकते हो। भाजा जो बुद्धिस्ट केव श्राइन है, ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है और बहुत ही पॉपुलर है। इज करेक्ट। तो मैंने फर्स्ट वाला रॉन्ग, ये सेकंड इज करेक्ट। थर्ड क्या, सीतन वसल। सीतन वसल सबको पता है कि जैना टेम्पल होता है, जैना श्राइन वहां पे अवेलेबल है, इट्स पॉपुलर। सीतन वसल। भाजा में अगर बहुत लोग कंफ्यूज हो सकता है आई बिलीव, बट स्टिल सीतन वसल आप वन रॉन्ग करके थ्री तो राइट कर ही सकते हो। तो आपका ऑप्शन क्या बचता है कि आइदर टू ऑफ देम इज राइट और वन ऑफ देम इज राइट। दो में आप कंफ्यूज रहोगे। आप एलिमिनेशन टेक्निक से दोनों में से कोई भी चूज करके जाओगे तो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट आइडियली आंसर इज बी। दिस इज द फैक्चुअली करेक्ट आंसर। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का सवाल था। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन बता रहा है 7th अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे। सही लग रहा है अभी तक तो। स्टेटमेंट टू, इट वाज इन 1905 दैट स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। देखिए कितना यूपीएससी ने क्वेश्चन आपके लिए इजी कर दिया। अगर आपको ये डेट याद भी नहीं है तो आपको स्वदेशी तो याद होगा, मोस्ट पॉपुलर मूवमेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि इसी टाइम ऑफिशियल हुआ था स्वदेशी। और ये हम लोग स्वदेशी जानते हैं कि हम लोग खादी कपड़ा प्रमोट करने का ट्राई कर रहे थे। तो ऑब्वियसली नेशनल हैंडलूम डे उसी पर्सपेक्टिव में रखा गया होगा, लॉजिकली फ्लो में बैठ है। इसलिए स्टेटमेंट वन और टू बोथ आर राइट एंड टू इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। सो स्टेटमेंट शुड बी आंसर ए। देखिए कितना इजी हो गया, बस आपको स्वदेशी को फील करना है, उसी में आपका आंसर निकल जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। देखिए ये हर लोग इग्नोर करते हैं कि फ्लैग कोड पे सवाल आया नहीं, यूपीएससी पूछता नहीं है तो लोग पढ़ते नहीं है, भूल जाते हैं। इस बार डायरेक्टली पूछ दिया फैक्चुअल सवाल। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है। वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 mm इंटू 400 mm। ये बात गलत है। एक्चुअल में 9 स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं नेशनल फ्लैग के, उसमें से ये वाला साइज नहीं है। द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट ऑफ द फ्लैग इज 3:2। ये वाला बात सही है, फैक्चुअली करेक्ट है। इसी के बेसिस पे 9 स्टैंडर्ड डायमेंशन बनाए गए अपने फ्लैग के, पर उसमें से ये वाला एक फ्लैग नहीं है। फैक्चुअल सवाल, इसमें कोई लॉजिक नहीं भिड़ेगा। एक लॉजिक लगा सकते हो, आपको अगर पता है इंडिया का फ्लैग रेक्टेंगुलर होता है तो आप कहीं ना कहीं गेस कर सकते हो कि ये वाला डायमेंशन सही है, ये आप गेस कर सकते हो। बट ये तो फैक्चुअली पता होने भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू एलिमिनेट। तो आंसर करेक्टली इज, तो सिंस वन इज रॉन्ग, डी सेकंड इज राइट, तो करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि इसमें खाली फर्स्ट वाला रॉन्ग है। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन डे। देखिए कितना डे के बारे में पूछ दिया। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है, 26 नवंबर। इस बार बहुत हल्ला हुआ था इस टाइम, हल्ला मैंने बहुत न्यूज में आया था। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, काफी कुछ जानकारी पूछा गया था लोगों से, पेपर में भी काफी कवरेज हुआ था। स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। बिल्कुल सही बात है। टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमॉन्ग सिटीजन, ये बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तुम लोग मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। स्टेटमेंट टू क्या है, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो गलत बात है। 1947 में कमेटी बैठ गया था और 1949 में तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिए थे, इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। उस टाइम अगर ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे तो कब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो सेकंड इज क्लियरली रॉन्ग। अगर स्टेटमेंट टू रॉन्ग है तो आंसर इज सी। दिस इज द होल आइडिया। देखिए कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का टेक्निक सिखा रहा हूँ मैं आपको। आंसर तो आपको मेरे से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि यूपीएससी में लॉजिक कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। सब कुछ याद अगर आपको नहीं रह पा रहा तो लॉजिक से पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट वन बता रहा है स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ये बात फैक्चुअली करेक्ट है, फैक्चुअल सवाल, कोई इसका लूप होल नहीं है, आप इसको किसी तरह से और सॉल्व नहीं कर सकते। स्टेटमेंट टू क्या बता रहा है, स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। ये बात गलत है। सबसे लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद रशिया में है। रशिया में जो गोल्ड रिजर्व है वो ऑस्ट्रेलिया का भी हाफ है। तो समझ लीजिए स्विट्जरलैंड कहाँ पे आता होगा। स्विट्जरलैंड में एक्सपोर्ट बढ़िया होता है क्योंकि लोग वहाँ पे उसको वैल्यू एडिशन ठीक से कर पाते हैं। तो वन इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। सेकंड इज रॉन्ग तो आंसर क्या होगा, सी। इस टाइप के क्वेश्चन में एक भी आप रॉन्ग निकालो तो आंसर करना बहुत ईजी हो जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट वन बता रहा है रिसेंटली यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च्ड द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। ये आपको पता होगा, ये तो फैक्चुअल करंट अफेयर्स का सवाल है, थोड़ा इजी भी था ये आपको पता होना चाहिए। वन इज राइट। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है, यूएसए एंड ईयू क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। देखिए ये नेगेटिव वर्ड है,
अगर आपको बीच का कहानी नहीं पता तो ये नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए आप उसको एलिमिनेट कर दोगे। ऐसा कोई भी ग्लोबल इनिशिएटिव जो पॉपुलर हो रहा है, जिसका विश्व में चर्चा चल रहा है, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। अगर 2 कंट्री उसको अपने कंट्रोल में ले आएगी कोई चीज़ों को, तो उससे तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। आइडियली क्या है, ट्रेड और टेक्नोलॉजी लोग चाहते हैं अपनी सोसाइटी को सर्व करे और इन दोनों कंट्रीज में इस चीज़ के लिए कोऑर्डिनेशन बढ़े। दिस वाज़ द कोर ऑब्जेक्टिव। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, तो फिर आंसर आ गया सी, इज द आइडिया। थोड़ा सा फैक्चुअल और करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल था, डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, इसलिए इसको मीडियम मानूंगा। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड। कितना बड़ा मजाक है, इंडिया जो है 1 से 2% में वेरी करता रहता है, टारगेट रखा है इंडिया 2.5-3% का, तो कैसे हो सकता है कि हम लोग 3.2% ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड करें। तो 1 इज क्लियरली रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, तो आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो डी वैसे तो, पर स्टेटमेंट 2 पढ़ लीजिए एक बार। Many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's production linked incentive। बिल्कुल सही, कोई हम लोग डिस्क्रिप्शन तो कर नहीं रहे हैं। आप कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा। सेकंड इज क्लियरली राइट, तो अपना आंसर आ गया डी। अब 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रीटी दैट लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। बिल्कुल सही बात है। मेक्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ये बात गलत लग रहा है। इनेबल्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर टेक्नोलॉजीज। अब देखिए ये दोनों सेम टाइप का स्टेटमेंट है, ठीक है। आइडियली अगर आपको कंप्लीटली गेस करना हवा नहीं लग रहा है तो आपको पता होगा या तो ये दोनों सही होगा, दोनों गलत होगा, क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग का बात चल रहा है। अब पढ़िए वर्ड स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। अब स्टेबिलिटी जो है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से फ्लक्चुएट करेगा? नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रोथ और स्टेबिलिटी फर्क पड़ेगा? शायद पड़ सकता है ग्रोथ को, पर स्टेबिलिटी का कोई चांस नहीं दिख रहा। तो आइडियली दोनों रॉन्ग है। आंसर इज ओनली वन, जहां पे बजटरी डेफिसिट जो है मेन कंट्री का प्रॉब्लम है यूरोपियन यूनियन साइड, तो उसको सॉल्व करने के लिए पैक्ट साइन किया गया ताकि इनको ये चैलेंजेस फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो आंसर इज ए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, ये कॉम्पैक्ट का नाम है। अब आप एक चीज सोचिए, यूनाइटेड नेशन में एक कॉम्पैक्ट हुआ और सब कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया, तो असंभव बात है, ठीक है। लॉजिकली एलिमेंट कर दो, आज तक एक या दो ही पैक्ट हुआ है जो वर्ल्ड में ग्लोबली एक्सेप्टेड या अडॉप्टेड है, उसमें ये तो नहीं है। अगर होता तो आपने पढ़ा होता, तो नहीं है, तो वन इज क्लियरली रॉन्ग। सेकंड क्या है, द ऑब्जेक्टिव्स एंड द कमिटमेंट स्टेटेड इन द जीसीएम आर बाइंडिंग ऑन द यूएन मेंबर्स, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हम लोग बाइंडिंग एग्रीमेंट क्यों साइन करेंगे? माइग्रेशन का एग्रीमेंट साइन कर देंगे सेफ के लिए। कोई रिफ्यूजी हमारे कंट्री में आ गया तो उनको संभालना पड़ेगा, कोई माइग्रेट करके आए लोग, तो ये सब काम तो कम से कम इंडिया तो नहीं करेगा, बाकी कोई करे ना करे, तो बाइंडिंग तो होगा नहीं। टू इज रॉन्ग। थर्ड क्या है, द जीसीएम एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल आल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट्स, ये वाला बात भी गलत है। अब जीसीएम ग्लोबल माइग्रेशन का बात कर रहा है, एक देश से दूसरा देश, अब वहां पे इंटरनल माइग्रेशन में इंटरफेयर करेगा तो अपने कंट्री का सोवरेनिटी तो लेने गया। अब इंडिया में कोई बिहार से अगर यूपी चला गया तो लोग उसको अगर माइग्रेशन में यूएन आके मैनेज करने लगेगा तो इंडिया का सोवरेनिटी किस मतलब का है? तो थ्री इज क्लियरली रॉन्ग, आंसर इज डी। उस लॉजिक सॉल्व करना, बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में मानूंगा, मोर ऑन द डिफिकल्ट साइड, अगर आपने नहीं पढ़ा तो यही था आज का 10 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के लिए कल जुड़ेंगे, तब तक के लिए बेस्ट विशेष फॉर द एग्जामिनेशन।